हाय एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलेंगी लेटेस्ट एनसीईआरटी वर्जन की फुल एक्सप्लेनेशन, और आप कह सकते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मिलेंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं उसके सब सवाल हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा इस सीरीज में, ये जो सीरीज मैंने शुरू की है गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर आपको मिलेंगी क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी की कंप्लीट कोर्स। ओके। और साथ ही आपको यहाँ पर मिलेंगे हर चैप्टर के कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने का मौका। ओके। तो हम ये सारी चीजें धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। ये क्या है? चैप्टर 1 है क्लास 11 का। तो पार्ट 1 में हमने देखा था बायोलॉजी क्या होती है, डाइवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर और रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या क्या है, और हमने वहां पर कुछ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है। अब ये जो है हमारा पार्ट 2 है या लेक्चर 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, टेक्सॉन और रैंक, कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टेक्सोनॉमी हायरार्की। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपके पास जो एनसीईआरटी है उसको आप क्या करें, आपके पास जो भी एनसीईआरटी है उसको आप निकालिए और कहाँ पे आइए, पेज 5 पर आइए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने पास पेन या पेंसिल रखनी है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताऊं आप उसको क्या कर सके, इस तरह से मार्क कर सके। चलिए शुरू करते हैं। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. तो हमने पिछले लेक्चर में जो टेक्सोनॉमी है, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से पहले आपको डिस्क्राइब करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम लेने से पहले। ठीक है, डिस्क्राइब जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, कैरेक्टराइजेशन करना। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? नॉमन क्लेचर करते हैं या नाम देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम एक एक की पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा कि हम ये सारी स्टडीज को क्या कर सके, पॉसिबल बना सके या इजी बना सके। तो इसीलिए यहाँ पे एक तरीका है, उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये जो इजी बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को और क्या कहा जाता है? वर्गीकरण। ठीक है। ये क्या हो गया आपका? क्लासिफिकेशन। अब classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में होता क्या है? किसी भी चीज को, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हम क्या करते हैं? उनको एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में या फिर एक समूह में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है या वर्गीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है। अब जैसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे आपने देखा, ठीक है, तो जो जब हम पूरा हायरार्की पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे किंगडम होता है। तो किंगडम हमारे पास दो तरह के हैं, एक है प्लांट किंगडम और एक है क्या? एनिमल किंगडम। तो यहाँ पर भी तो हमने जो प्लांट्स है उसको एक ग्रुप में कैटेगराइज किया है, और जो एनिमल है उसको एक ग्रुप में क्या किया है? हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। किसके बेसिस पर? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। हमने देखा कि प्लांट जो है उसकी इस तरह से क्या होती है, इस तरह से ये जो स्टेम है या तना है वो होती है नीचे,
जमीन के नीचे इसके इस तरह से रूट्स फैले हुए होते हैं, फिर यहाँ पे इसके ब्रांचेस होते हैं जिसमें लीव्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो और जो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक। तो हमने ऐसे जीवों को क्या कहा, हमने ऐसे जीवों को देखा कि इनमें ऐसे ऐसे गुण, सेम तरह के गुण, ठीक है, एक ही तरह के गुण पाए जा रहे हैं, तो इनको हम किस में रख देते हैं, प्लांट्स में रख देते हैं, या पादप या पेड़ पौधों में रख देते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उनके पैर होते हैं, ठीक है, मुंह होता है, आंख होता है, नाक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम लोग कौन से ग्रुप में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया या वर्गीकृत कर दिया, एनिमल में, ठीक है। तो इसी तरह से we easily recognize groups such as plants, animals, or dogs, cats, or insect. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे ही हम ये सब टर्म सुनते हैं, वैसे ही हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस टर्म के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि आगे इसमें दिया हुआ है, What image do you see when you think of dog? ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि आप डॉग को इमेजिन करो, तो वहां पे आप कुछ उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट कर दोगे, जोड़ दोगे, कि जो डॉग है उसके 4 पैर हैं, उसकी आंखें इस तरह से हैं, मुंह इस तरह से है, कान ऐसे खड़े हुए हैं, उसकी जो पूंछ है वो हमेशा ऐसे सीधी ही होती है, मतलब टेढ़ी होती है, सीधी तो नहीं होती है, ठीक है। So obviously each one of us will see dogs and not cats, ठीक है। अगर मैं डॉग बोलूंगी तो आप डॉग को ही देखेंगे, कैट्स को तो इमेजिन नहीं करेंगे। Now if we were to think of Alsatian, we know what we are talking about. तो ये जो एल्स्टियंस है, ये क्या है, एक जर्मन ब्रीड ऑफ डॉग है, ठीक है। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with the external ears and body hair. तो यहाँ पे ये जो mammals हैं, तो इनके क्या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो इजीली देखे जा सकते हैं। तो इनके जो पूरे जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, हेयर होता है। इनके पास क्या होता है, बॉडी हेयर होता है। दूसरा, इनके पास एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है, ठीक है। तो जैसे मैमल्स में कौन आते हैं, हम आते हैं होमोसेपियंस, ठीक है। जो ह्यूमन है वो आते हैं, तो ह्यूमन के आप देखोगे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, हेयर होते हैं, और उनके क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर। जो आपको कान दिखता है ना बाहर से, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ईयर। और उसके अंदर वहां पे इंटरनल ईयर का भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे ही जो कैट हैं, डॉग्स हैं, तो ये सब भी किसमें आता है, मैमल्स में। उनमें भी आप बॉडी हेयर्स देखते हैं, उनमें भी आप ये जो ईयर पिनना है, जो एक्सटर्नल ईयर है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैमल्स के साथ एक जुड़ी हुई ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, मान के चलिए। चलिए, likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of the wheat plants, not of the rice or any other plant. तो अगर हम wheat की बात करेंगे, गेहूं के पौधे की, तो हमारे दिमाग में वो गेहूं का पौधा ही आएगा, राइस या चावल का पौधा नहीं आएगा। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants and animals, etc. are the convenient categories. ठीक है, तो जो डॉग्स हो गए, कैट्स, मैमल्स, तो ये सभी क्या है, एक कन्वीनियंट कैटेगरी है, एक समूह है, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टैक्सा, ठीक है। जैसे कैट है, तो कुछ पहले तो हमने देखा होगा कि इतने जो एनिमल्स हैं उनमें इस तरह के सिमिलैरिटीज जो है, समानताएं हैं, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, कैट नाम दे दिया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, वो कैटेगरी हो गई एक, ठीक है, कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हमको क्या बोलना है, कैट कहना है। तो ये जो कैटेगरी है, इसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या होती है, टैक्सा। इसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या है यहाँ पर, टैक्सा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, the scientific term for these categories is taxa. Okay. Here you must recognize that taxa can indicate categories at different level. That is a very important point, that taxa can indicate categories at very different level. चलो इसको समझते हैं कैसे।
Plants also form a taxa. Wheat is also form a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa, but you know that a dog is mammal and mammals are the animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. चलो, तो हम ये जो लाइन है, that this line, okay, taxa can indicate categories at different level. हम इसको समझते हैं कैसे. जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट की एक कैटेगरी है, ठीक है, जिसको भी हम क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे. प्लांट यहाँ पे टैक्सा बोलेंगे इसको. ये जो डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट्स में क्या होती है, कैटेगरीज होती हैं, डाइकॉट. तो ये भी एक क्या है, कैटेगरी भी है और टैक्सा भी है. अब यहाँ पे मैंगो और पी, दो आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, प्लांट के नेम देख रहे हैं, ठीक है. तो मैंगो भी यहाँ पे अलग से एक क्या है, टैक्सा है, और ये जो पी है ये भी क्या है, यहाँ पे टैक्सा है. तो यहाँ पे आप देखो कि जो मैंगो और ये जो पी है, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, डाइकॉट के अंदर, और ये जो डाइकॉट है ये किसके अंदर आता है, प्लांट के अंदर, ठीक है. तो ये सारे जो भी आपको ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ये सभी के सभी टैक्सा हैं, और ये क्या दिखा रहे हैं, ये टैक्सा हैं, लेकिन सारे के सारे डिफरेंट लेवल पे टैक्सा हैं. कहाँ पर है, डिफरेंट लेवल पे. जैसे प्लांट जो है, आप मान के चलो कि ये बहुत बड़ा टैक्सा है जिसके अंदर डाइकॉट आता है, और ये जो है, ये जो प्लांट है उससे क्या है, थोड़ा छोटा टैक्सा है. और ये जो मैंगो और ये जो पी है, ये इससे भी छोटा यहाँ पे टैक्सॉन है या टैक्सा है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल. जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, ये जो डॉग है, कैट है, ठीक है, डॉग और कैट जो है, ये भी क्या है, कैटेगरीज बनाती है, श्रेणियां, वर्ग बनाती हैं, किसके लिए, टू स्टडी ऑर्गेनिज्म. और इसी को ही हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं. तो डॉग और कैट यहाँ पे क्या हो गए, टैक्सा हो गए, ठीक है. लेकिन चलिए, अब दूसरी बात यहाँ पे मैमल्स. तो मैमल्स भी यहाँ पे कैटेगरी या वर्ग है, ठीक है, जिसको हम मैमल्स को भी क्या बोलेंगे, टैक्सा कहेंगे. और ये जो एनिमल्स है, ये भी एक कैटेगरी है, जिसको भी हम क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे. लेकिन अब हमें ये पता है कि ये जो डॉग और कैट है वो क्या है, मैमल्स हैं. तो ये डॉग और कैट किसके अंदर आएंगे, मैमल्स के अंदर आएंगे. और मैमल्स हमें पता है क्या है, एनिमल्स है. तो ये जो मैमल्स है वो किसके अंदर आएंगे, एनिमल्स के अंदर आएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डॉग है, मैमल्स है और एनिमल्स हैं, ये सभी टैक्सा है, लेकिन एक वेरी डिफरेंट लेवल. जैसे ये मैमल है ना, ये कौन सा, ये क्लास लेवल पे क्या है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे स्पीशीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इस तरह से हम पढ़ेंगे. तो ये जो मैमल है, ये टैक्सा कौन से लेवल का है, क्लास लेवल का है, ठीक है. और ये जो एनिमल है, ये कौन से लेवल का है, किंगडम लेवल का है. कौन से लेवल का है, किंगडम, सबसे सर्वोच्च, हाईएस्ट कैटेगरी आप बोल सकते हो, ठीक है. ये एनिमल क्या हो गई, यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम से है. मैमल्स यहाँ पे लोअर देन दिस किंगडम कैटेगरी, ठीक है, क्लास. और ये जो डॉग है, ठीक है, डॉग और कैट है, ये कहाँ पे ये कहाँ पे टैक्स है, स्पीशीज लेवल पे. कहाँ पर, स्पीशीज लेवल पर, ठीक है. तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है. आपको ये डाउट नहीं रखना है कि एनिमल भी टैक्सा है, मैमल भी टैक्सा है, डॉग भी टैक्सा है, तो सारे के सारे एक हैं. नहीं, सभी टैक्सा हैं, लेकिन सब अलग अलग तल पर, अलग अलग लेवल पर क्या है, यहाँ पर टैक्सा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is known as taxonomy. तो वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं. तो यह जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं, ठीक है. तो ये जो टेक्सोनॉमी है उसका डेफिनेशन ही आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये याद रखने की जरूरत है कि टेक्सोनॉमी क्या है. एक्सटर्नल external and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of the organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study. ठीक है. तो यहाँ पे
क्या दिया गया है, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्पीसीज। तो ये जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज है वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो भी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बाह्य संरचना और किसी भी जीव का या ऑर्गेनिज्म का बाह्य संरचना क्या है, ठीक है, वो आप किस कैसे दिख रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसके बॉडी के अंदर। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो हम उसमें देखेंगे कि उसका न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो वो किस तरह से है, क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस तरह से है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी हम क्या कंसिडर करते हैं किसमें, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में। दूसरा यहाँ पे आता है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो इकोलॉजी या पारिस्थितिक तंत्र में वो किस तरह का इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है, कि अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं इसमें मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, तब जाकर कि हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ओके, चलिए। Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the process that are basic to taxonomy. ठीक है, तो यहाँ पर basic process of taxonomy क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन। क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन। और ये जो कैरेक्टराइजेशन है इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना। क्या करना, ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना। ठीक है, डिस्क्राइब करने का मतलब है कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे टैक्सोनॉमिक स्टडी किस पर बेस्ड है वो देखा। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, मॉर्फोलॉजी जो बाह्य संरचना है बॉडी का, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहचानना। ठीक है, और कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, गुण बताना या वर्णन वर्णन करना। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, पहचानना। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो जैसे अगर आप देखो, मान लो आप किसी प्लांट को नाम देने वाले हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपको करना है किसी प्लांट का, आपको नया प्लांट मिला। तो हमारे पास पहले से ही कुछ क्लासिफिकेशन ग्रुप हैं, कुछ कैटेगरीज हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आगे जो भी चैप्टर्स है ना प्लांट किंगडम उसमें पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑलरेडी क्लासिफिकेशन है। तो वहां पे एंजियोस्पर्म के गुण होते हैं कि अगर एंजियोस्पर्म में इस तरह के गुण मिल रहे हैं तो उस प्लांट को हम क्या किस में रखेंगे, एंजियोस्पर्म में रखेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब है, मैं पहले कैरेक्टराइजेशन करूंगी, उस प्लांट का डिस्क्राइब करूंगी, वर्णन करूंगी कि उसके क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल या इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि वो इनमें से, ठीक है, इन सब में से वो किससे मेल खा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो किस में मेल खा रहा है। और मान लो वो एंजियोस्पर्म से मेल खा सकता है, जिम्नोस्पर्म से सिमिलैरिटी दिखा सकता है, या टेरिडोफाइटा से भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये मैं अपने ये जो डिस्क्राइबल जो भी मैंने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे वर्णन किया है, उसको देख करके मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगी। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या आता है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन का। क्या आता है, तीसरा स्टेप यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन का। अब मुझे पता चल गया, मान लो की बात, कि जो भी प्लांट है उसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एंजियोस्पर्म का हो सकता है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म के अंदर भी बहुत सारी सब क्लासेस या सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं उसको यहाँ पे एंजियोस्पर्म में किसी जो भी सब क्लास में वो ज्यादा फिट बैठ रहा है, वहां पे मैं उसको क्लासिफाई कर दूंगी, वर्गीकृत कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्या, नॉमेनक्लेचर। सबसे चौथा स्टेप क्या है यहाँ पे, नॉमन
क्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर में क्या है, अब मैं उसको कोई अपने हिसाब से और इसके जो भी गुणधर्म है उसको देख करके मैं उसको क्या करूंगी, उसका नामकरण करूंगी, उसको एक साइंटिफिक नेम दूंगी। ठीक है, तो ये सारी क्या है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी है और बेसिक स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसको ये टेक्सोनॉमी की जो भी स्टेप्स हैं उसको आप क्या करिए, उसको आप अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले सॉरी तो सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन आएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फिर लास्ट में क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर। ओके, चलो। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms. तो टेक्सोनॉमी जो भी मनुष्य थे ह्यूमंस के लिए वो बहुत नई बात नहीं थी, वो हमेशा से जानना चाहते थे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस टू देयर ओन यूज। ठीक है, स्पेशली उनको इस बात पे बहुत इंटरेस्ट था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके किस काम आ सकता है। ठीक है, in early days human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on the use of the various organisms. तो जो भी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस थी वो बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स पर थी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जो भी काउज होती हैं वो क्या करती हैं, वो मिल्क देती हैं, तो वो एज अ फूड सोर्स वहां पे यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो गुल होते हैं, ठीक है, जो बैल होते हैं उनको खेती में यूज करते थे क्योंकि वो स्ट्रांग होते थे, तो हल वगैरह चलाने में, इस तरह से। ठीक है, दूसरी बात जो भी शीप होते हैं, ठीक है, तो शीप यहाँ पे हमको क्या देते हैं, ऊन देते हैं, तो जिससे हम गर्म कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते थे, उनको क्लासिफाई करते थे अपने यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमिक इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोनॉमी का पहला चरण क्या होता है। ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आइडेंटिफिकेशन तो सेकंड होता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो सबसे लास्ट फोर्थ नंबर का स्टेप होता है, क्लासिफिकेशन जो है थर्ड नंबर का होता है। तो बचा क्या यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जिसको मैंने आपको क्या बताया था, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिंदी में अगर आप देखें, जीव का वर्णन करना, जीव की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। तो यहाँ पे पहला जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा जीव का वर्णन करना या डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ब्लैंक, यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, ये जो ब्लैंक स्पेस है। इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी नो, एनाटॉमी नो, इकोलॉजी नो, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में हम कौन से किस चीज की पढ़ाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज बतानी है। पहला, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो चारों ही यहाँ पे क्या है, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से में चारों ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप डी में देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके जो नीट है उसमें इसी तरह से एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा, यहाँ पे ये बता रहा है कि बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज ये होती हैं। ठीक है, और यही चीज आपको यहाँ पर ऑप्शंस में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन बना बना कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. ठीक है, तो जो भी ह्यूमन बींग्स थे, तो जब उन्होंने ऑर्गेनिज्म की स्टडी की तो वो सिर्फ डाइवर्सिटी
या काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ही नहीं जानना चाहते थे, बल्कि वो उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उनके बीच क्या संबंध है, वो इस चीज की भी स्टडी करना चाहते थे। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक। ठीक है, तो पहले तो हम ऑर्गेनिज्म को जानेंगे, ठीक है, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म को, फिर उसके बाद देखेंगे, ये स्टडी करेंगे कि उनके बीच क्या रिलेशनशिप थे। तो ये जो ब्रांच है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स। क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है वो कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, निकला है, लैटिन वर्ड से। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। और वो लैटिन वर्ड क्या है, सिस्टेमा। तो इस सिस्टेमा से ये सिस्टमेटिक वर्ड जो है निकला है, ठीक है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको इस बहुत अच्छे से प्रॉपर अरेंज करके क्लासिफाई करते हैं कि हमको अगर फिर से अगर उसके बारे में जानना हो तो वो हमको आसानी से मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लीनियस used Systema Naturae as the title of his publication। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरोलस लीनियस है जिसने आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है, द्विनाम पद्धति दी है, उन्होंने अपने अपना एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ओके, लीनियस का एक और बुक है जिसका नाम है क्या, स्पीशीज प्लांटेरम। क्या नाम है, स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियस के दो बुक हैं, कौन कौन से, सिस्टेमा नेचुरी जिन्होंने जिसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया है, और स्पीशीज प्लांटेरम में प्लांट्स के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये लीनियस के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। अब identification, nomenclature and classification ये सब चीज हम किस में करते हैं, टेक्सोनॉमी में करते हैं। ठीक है, तो पहले तो सिस्टमेटिक में जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसको तो वो तो है ही, साथ ही साथ उसमें हम ये जो रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म है हम उसको भी देखते हैं। फिर बाद में उसमें ये जो टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आता है, वो भी क्या हुआ, ऐड हुआ। ठीक है, तो सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट आप देखिए, सिस्टमेटिक इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को का और कोई और दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिक्स है, तो इसमें टेक्सोनॉमी आती है, और टेक्सोनॉमी क्या होती है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में कि तरह तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर आप कहें यहाँ पे ये क्या है, रेप्टाइल्स है। ठीक है, रेप्टाइल्स, और यहाँ पे क्या है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इनसे रिलेटेड है, एम्फीबियंस कुछ हद तक रेप्टाइल से रिलेटेड है। अब रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, विकसित हुए हैं कौन, बर्ड्स, और इनसे ही विकसित हुए हैं कौन, मैमल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। और आप देखेंगे जब भी हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो ये जो बर्ड्स और मैमल्स है वो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड हैं। कहाँ पे क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो वो ये लगभग लगभग आप कहें कि एक ही जगह पर ये क्या है, वर्गीकृत किए हुए हैं, क्लासिफाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एम्फीबियन से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स जो है रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, और जो मैमल्स हैं वो भी रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ये सारी जो रिलेशनशिप है उसको हम किस में पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम
तो ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है हमने अभी पढ़ा, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, और उस वर्ड वो वर्ड क्या है? सिस्टेमा। ठीक है, और जिसका मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वन, यहाँ पे ग्रीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। लैटिन, यस लैटिन है, और यहाँ पे जो वर्ड है सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन सी देखें, लैटिन, सिस्टेमा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process, but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है क्या? नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं वो क्या है? हायरार्की ऑफ स्टेप। हायरार्की का मतलब क्या होता है? कि ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक चीज बहुत ही हाईएस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे एक हाईएस्ट चीज आएगी, उसके अंदर फिर और अलग अलग तरह के क्या होते जाएंगे? इस तरह से डिवीजन होते जाएंगे। तो ये जो चीज है, ठीक है, लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जाना, ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है उसमें हायरार्की ऑफ स्टेप क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? हायरार्की ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है, और ईच स्टेप यहाँ पे रैंक या कैटेगरी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। Since the category is a part of overall taxonomy arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि जैसे जिसको हम अभी देखेंगे, स्पीशीज आता है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीनस, जीनस के बाद क्या आता है? फैमिली, फैमिली के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है? ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फिर उसके बाद फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, इस तरह से आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन का जो ये प्रोसेस है, यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप यहाँ पे क्या है? इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हर स्टेप है, ठीक है, ये लोवेस्ट स्टेप है, किंगडम जो है हाईएस्ट स्टेप होता है। तो ये जो लोवेस्ट स्टेप यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाहे ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप, तो हर स्टेप यहाँ पे क्या है? रैंक और कैटेगरी है। क्या है यहाँ पे? रैंक और कैटेगरी है। ये भी रैंक और कैटेगरी है, ये वाला भी रैंक और कैटेगरी, रैंक और कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और ये भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्टेप, ठीक है, ये जो हायरार्की ऑफ स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा का पूरा स्टेप, उसको हम क्या कहेंगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon और taxa। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हर एक कैटेगरी है वो क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ, okay, let me write it properly, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाती है? रैंक, टेक्सॉन। ठीक है, रैंक और टेक्सॉन क्या है यहाँ पर? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो रैंक और टेक्सॉन है यही कैटेगरी होती है, तो कैटेगरी भी यहाँ पे क्या हो जाती है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप, लेट मी इरेज इट। ओके, taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of the joint leg। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास
3 पेयर्स ऑफ जॉइंट्स लेग हो, उनको उनको हमने किस में ग्रुप किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, इंसेक्ट में। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट objects which can be classified and thus were given a rank or category। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे ये यहाँ पे क्या है, एनिमेलिया है, ठीक है, एनिमल किंगडम है आप मान के चलो। अब इस छोटे से एनिमल किंगडम में यहाँ पर एक पार्ट है क्या, आर्थ्रोपोडा। लेट मी मेक इट बिगर। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम है और एनिमेलिया। ठीक है, एनिमल किंगडम। अब इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये जो छोटा सा पार्ट आप यहाँ पे देखें तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ग्रुप का नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जिनके लेग्स जो है जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। अब यहाँ पर इस ऑर्थो ये जो पूरा जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, ऑर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी हम और क्लासिफाई करते हैं तो वहां पे क्या आता है, इंसेक्ट आता है। क्या आता है वहां पे, इंसेक्ट्स। अब ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, इनके पास कितने होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो जिन जो भी एनिमल्स है जिनके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है उसको हमने किस में रखा है, इंसेक्ट में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल एक कैटेगरी है। ठीक है, हायर कैटेगरी हो गया। अब उसके अंदर ऑर्थ्रोपोडा एक कैटेगरी या ग्रुप है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, टेक्सॉन बोलेंगे। और ऑर्थ्रोपोडा के अंदर भी यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट है इसको इस पूरे ग्रुप में यहाँ पर एक रैंक मिली हुई है, एक कैटेगरी मिली हुई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है एंडर्स वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। क्यों, क्योंकि ये जो इंसेक्ट है इसके पास क्या था, एक रिकॉग्निजेबल कॉन्क्रीट था या कैरेक्टर था जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते थे और क्लासिफाई हमने किया है। ठीक है, इसीलिए इसको एक रैंक और कैटेगरी दिया गया है यहाँ पर एनिमल किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यू हैव टू थिंक। Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon, in fact, represent a unit of classification. तो ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे ये एनिमल किंगडम एक ग्रुप है, तो ये एक कैटेगरी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कैटेगरी को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो कैटेगरी है ये फर्दर यहाँ पे रैंक डिनोट कर रहा है। जैसे ऑर्थ्रोपोडा भी एक क्या है, रैंक है। ठीक है, और उसके अंदर भी कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको अनदर रैंक और टेक्सॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंसेक्ट में भी तरह तरह के जैसे स्पीशीज आएंगे तो वो भी वहां पे क्या है, एक टेक्सॉन है या टेक्सा है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईच रैंक और टेक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट है, all taxons are category but all categories are not taxon। ठीक है, हमने तो कहा कि जितने भी ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें जितने भी स्टेप हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, कैटेगरी हैं। और हर स्टेप को हम हर स्टेप को हम क्या बोलेंगे, कैटेगरी या फिर टेक्सॉन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर है क्या, ऑल टेक्सॉन्स आर कैटेगरी बट ऑल कैटेगरीज आर नॉट टेक्सॉन। क्यों हम समझते हैं, तो टेक्सॉन यहाँ पे क्या है, अ साइंटिफिकली डिफाइंड बायोलॉजिकल ग्रुप एट एनी रैंक। फॉर एग्जाम्पल मैमेलिया जो मैमल्स हैं इज अ टेक्सॉन एट द क्लास लेवल। ठीक है, होमोसेपियंस इज अ टेक्सॉन एट द स्पीशीज लेवल। तो ये जो टेक्सॉन है उसके पास क्या होगा, टेक्सॉन के पास होगा रैंक इज दैट कैटेगरी विच हैव सम फीचर्स एसोसिएटेड। तो जो भी टेक्सॉन होगा उसके साथ उसके कुछ भी गुण या फीचर उसके साथ एसोसिएट होगा। जैसे होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस के क्या हो जाता है, होमोसेपियंस सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है।
ठीक है? वो अपने 2 लेग्स वो इरेक्ट होके चलता है, उसके 2 हैंड्स होते हैं, उसकी जो फिजिक है वो अलग तरह की होती है। तो क्या हो गया टैक्सॉन एक स्पीशीज लेवल। लेकिन मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में यहाँ पर एसोसिएटेड फीचर्स क्या है मैमल्स के लिए कि उनके पास क्या है बॉडी हेयर है और दूसरा एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है? अब ये जो मैमल्स है इसके अंदर ये ह्यूमंस भी आता है, डॉग्स भी आते हैं, कैट्स भी आते हैं और बहुत तरह के और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो टैक्सॉन है वो डिफरेंट लेवल पे हो गए। तो ये जो टैक्सॉन है उसका एक प्रॉपर नाम होगा, एक प्रॉपर रैंक होगा। ठीक है? और यहाँ पे ये बोला है सम रैंक और पोजीशन इन क्लासिफिकेशन और उस क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ रैंक या पोजीशन होगा। किसका? टेक्सॉन का। ठीक है? अब कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इन बायोलॉजी दिस इज अ ब्रॉडर टर्म। इट कैन रिफर टू एनी ग्रुप और क्लास। ठीक है? तो कैटेगरी यहाँ पे किसी भी ग्रुप को या किसी भी क्लास को हम कह सकते हैं, इंक्लूडिंग दोस आर नॉट फॉर्मल साइंटिफिक टेक्सा। जैसे कि पॉलिनेटर्स एंड मरीन एनिमल्स। तो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है? तो उनके पॉलन को स्टिग्मा में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या करते हैं उसमें वो लेकर के जाते हैं, फिर उसके बाद वो फ्रूट बनता है। तो पॉलिनेटर्स यहाँ पे इंसेक्ट भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, और इवन हम जो एनिमल्स हैं वो भी पॉलिनेटर्स हो सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी है, लेकिन क्या ये एक टेक्सॉन है क्या? नहीं। ठीक है? वैसे ही मरीन एनिमल्स की अगर, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मरीन एनिमल्स। ठीक है? तो मरीन एनिमल्स एक कैटेगरी है जो मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो समुद्र में रहते हैं। ठीक है? तो ये यहाँ पे ये कैटेगरी हो गई, लेकिन क्या ये मरीन एनिमल्स, क्या ये टैक्सॉन है क्या? नहीं। लेकिन मरीन एनिमल्स में अगर आप किसी फिश का नाम लें, शार्क या ब्लू व्हेल का नाम लें, ठीक है, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, एक टैक्सॉन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ऑल टैक्सॉन्स आर कैटेगरी बट ऑल कैटेगरीज आर नॉट टैक्सॉन। तो मैं आपको ये बहुत ज्यादा इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है? चलिए, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species. ठीक है? तो ये जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज हैं, तो दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। ठीक है? तो यहाँ पे कॉमन कैटेगरीज के नाम है किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक। All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. तो यहाँ पे जो species है वो क्या हो जाती है, lowest category। और this is very important point. Now the question you may ask is how to place an organism in various category, कि हम कैसे place करें ये सब जितनी भी categories ये बनाई गई हैं species से लेकर के kingdom तक, उसमें the basic requirement is the knowledge of the character। ठीक है? Knowledge of character of an individual or group of organism। This helps in the identifying similarities, dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as the other kinds of organism। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम फिर ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरीज में कैसे रखें। तो आंसर इज दी नॉलेज। ठीक है? नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल, नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। फिर जैसे हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे, ठीक है, फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से कैटेगरी से ज्यादा सिमिलर है या डिसिमिलर है। ठीक है? फिर उसके बाद फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे और फिर हम उसको नाम दे देंगे। ठीक है? तो ये क्या हो गया, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। अब यहाँ पे एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हेरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को और क्या कहते हैं, आरोही क्रम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाती है, स्पीशीज। ये क्या है, एक कैटेगरी है। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम फॉर द एनिमल। ठीक है? ये जो फाइलम है वो किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए। और फिर क्या आता है, किंगडम। अब किंगडम हमारे पास दो है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारी स्पीशीज मिल करके क्या बनाती हैं, जीनस बनाती हैं। ठीक है? तो ये सारी स्पीशीज यहाँ पे कहाँ चली जाएंगी, जीनस में। बहुत सारी स्पीशीज मिलकर जीनस बनाते हैं।
बहुत सारे जीनस मिल करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये सारे मिल करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे, फैमिली। अब बहुत सारे फैमिलीज मिल करके यहाँ पर क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे फैमिलीज मिल करके ऑर्डर बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल करके क्लास, और बहुत सारे क्लास मिल करके फाइलम और डिवीजन। अगर वो एनिमल है तो फाइलम बनाएगा, प्लांट है तो डिवीजन। और ये जो फाइलम और डिवीजन बहुत सारे मिल करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, किंगडम। और किंगडम सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, दो, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, सेम यहाँ पर हिंदी में अगर देखें तो जाति, वंश, कुल मतलब फैमिली, गण और वर्ग, संघ और जगत। ठीक है, अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, स्पीशीज जो है, पहले तो इसका असेंडिंग ऑर्डर रखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले स्पीशीज आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर उसके बाद क्या आएगा, किंगडम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। अब हम बात करें, ठीक है, ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको किंगडम को रखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइलम और डिवीजन को, फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज। ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे हम, अवरोही क्रम बोलेंगे। तो ये चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहां एग्जाम में हमेशा इस तरह के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे जाते हैं, तो ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे बात होती है लोवेस्ट कैटेगरी और हाईएस्ट कैटेगरी। तो लोवेस्ट कैटेगरी हम किसको कहते हैं, स्पीशीज को। ठीक है, निम्नतम श्रेणी। तो यहाँ पे ये लोवेस्ट कैटेगरी है किसकी, सबसे निम्नतम श्रेणी या लोवेस्ट कैटेगरी स्पीशीज होती है। तो वहां पे क्वेश्चन ही पूछ दिया जाएगा, लोवेस्ट कैटेगरी इनमें से कौन है, तो आपको क्या टिक करना है, स्पीशीज। हाईएस्ट कैटेगरी यहाँ पे क्या है, किंगडम। ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी यहाँ पे क्या है, किंगडम। चलिए, क्वेश्चन, द टर्म टेक्सॉन, टेक्सॉन इज यूज्ड फॉर। ठीक है, टेक्सॉन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, rank of species and genus, the rank up to phylum, the species epithet only, any rank of taxonomic hierarchy। तो टेक्सॉन हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑप्शन डी, एनी रैंक ऑफ टेक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक है, टेक्सोनॉमी पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए हम टेक्सॉन वर्ड जो है हम यूज करते हैं। चलिए, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट टेक्सॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीशीज, किंगडम, फैमिली, वैरायटी। तो यहाँ पे जो फैमिली है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट टेक्सॉन या लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, चलिए, तो thank you so much guys for the watching. If you guys like the lecture, then like the video, share, subscribe and press the bell icon for the upcoming videos. And if you guys have any doubt, ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है, तो तब तक बने रहिए गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल पर अपने नीट बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।